है, बाकी टर्म्स का जो वैल्यू है इट इज, मैंने बताया था वैल्यू 2.2 into 10 power 6 डिवाइडेड बाई n, लेकिन हाँ इट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। दूसरे एटम्स के लिए क्या होगा कि जो ये ई स्क्वायर है ना, ई स्क्वायर शुड बी, रिमेंबर, it should be replaced by Ze square. Z is the number of protons in that atom. This Z multiply हो जाएगा like this. याद है कुछ? लास्ट टाइम यहाँ तक किया था और इसके साथ हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी फिनिश किया। ठीक है, आज एक काम करेंगे टुडे, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे ऑन दिस टॉपिक। ये जो हमारा टॉपिक आज फिनिश हुआ है ना, यहाँ तक एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट हुआ है। एटॉमिक फिजिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जैसे मैंने बताया, इसके बाद हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पे जाएंगे। बट बिफोर आई अप्रोच टू न्यूक्लियर फिजिक्स, थोड़े न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, राइट ऑन द फर्स्ट न्यूमेरिकल नाउ। फर्स्ट लिखो। इन हाइड्रोजन एटम, राइट ऑन, in hydrogen atom, when the electron jumps, in the hydrogen atom, when the electron jumps from n equals to 3, from n is equal to 3 to n equal to 2, when electron jumps from n equal to 3 to n equals to 2, then find the change in its angular momentum. Then find the change in its angular momentum. Yeah, लिखा? Find the change in its angular momentum. Yeah, written. ठीक है, अब ध्यान से देखो, सिंपल है काफी। पढ़ो ध्यान से। आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला या क्या कंसेप्ट यूज करना चाहिए? या एनीबॉडी? सेकंड पोस्टुलेट यूज करना चाहिए। चलो अच्छा है। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सेकंड पोस्टुलेट यूज करना चाहिए, करेक्ट है। देखो सेकंड पोस्टुलेट जो है वो एंगुलर मोमेंटम से डील करता है ना। वी वांट टू फाइंड हियर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो काम करेंगे, यहाँ पे पहले दिया हुआ है n इक्वल्स टू 3, इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3 में, मतलब थर्ड ऑर्बिट में, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इक्वल्स टू 2 में, राइट। तो पहले हम लोग n इक्वल टू 3 से चालू करेंगे। व्हेन n इक्वल्स टू 3, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम को आप mvr भी लिखते हो, mvr, बट एंगुलर मोमेंटम को मैं L से भी डिनोट कर सकता हूँ, L। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L, which is nh upon 2 pi. You remember this formula. तो एंगुलर मोमेंटम को मैंने L लिखा है। In the third orbit, I will write down L3. और ये जो n है, n भी मैं कितना यहाँ पे पुट करूंगा? 3. So in the third orbit, angular momentum will be 3 times h upon 2 pi. Right? Second orbit में ये देखो, ये है L2. L2 मतलब एंगुलर मोमेंटम इन द सेकेंड ऑर्बिट। याद करो, आपको रोटेशन मोशन में सिखाया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका सिंबल L रहता है, L. So it's a L in the second orbit. It will be 2 times h upon 2 pi. सेकेंड ऑर्बिट के लिए n2 डालना है, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 डालना है। नाउ आपको क्लियरली दिख रहा है, ये है 3h by 2 pi और ये है 2h by 2 pi। सीधा सीधा दिख रहा होगा कि L3 जो है ना वो ग्रेटर है L2 से। अब जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जंप करेगा, वी वांट टू फाइंड आउट द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज को मैं डेल्टा L लिख सकता हूँ, डेल्टा L इज अ चेंज। इट विल बी ऑब्वियसली L3 minus L2। L2 minus L3 भी कर सकते हो, एक्चुअली में ज्यादा सही वही रहेगा, L2 minus L3 करना चाहिए। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए ना।
L2 माइनस L3 कर दो, L2 माइनस L3, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर तो L2 माइनस L3 ज्यादा सही रहेगा। इट इज 2h बाय 2 पाई माइनस 3h बाय 2 पाई, है ना। तो यहाँ पे देखो h बाय 2 पाई इज कॉमन, इन द ब्रैकेट 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, ये ऐसा आ गया, राइट। अब आप ये h का वैल्यू डाल दो, h का वैल्यू है 6.63 into 10 power minus 34 divided by 2 pi। पाई की वैल्यू आप डाल सकते हो ना 3.14, पाई का वैल्यू डालो और 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 2 पाई की वैल्यू आएगी 6.28। सी, अब अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन तो आपको इसको लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा, 6.63 अपॉन 6.28, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई नीड नहीं है, आराम से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इट इज लाइक 6.2 और न्यूमरेटर में 6.6 है, अप्रोक्सीमेटली 1.1 के आसपास कुछ आ जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 34, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम का चेंज मिला, कोई थोड़ा सोच के आप बता सकते हो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसी को याद है? या आपने निकालो अपने लॉजिक से, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एनी आइडिया, एनीबॉडी? Anybody? What's the unit of angular momentum? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। Anyone? जूल सेकेंड। किलोग्राम। जोर से बोलो। जूल्स सेकेंड इनटू सेकेंड्स। I think वो प्लैंक कांस्टेंट h का यूनिट है, that's why you are saying h का यूनिट है ना, I think जूल सेकंड। हाँ। उससे आपने निकाला होगा कि एंगुलर मोमेंटम का भी है, ठीक है। फॉर्मूला वाइज ठीक है, जूल सेकंड बराबर है वो, लेकिन एक्चुअली में प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट माना जाता है। जब मैंने रोटेशन मोशन डिस्कस किया था तब एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या निकाला था? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। पर सेकंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। करेक्ट आंसर आ रहा है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड ज्यादा बेटर है स्टूडेंट। एक्चुअली में जूल सेकंड लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट जूल सेकंड है। जूल सेकंड भी चल जाएगा बट बेटर है इफ यू राइट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये तो 100% राइट रहेगा, दोनों एक ही है। जूल सेकंड को भी आप थोड़ा कन्वर्ट करोगे तो यही निकलेगा, बट दिस इज बेटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो समझ में नहीं आया, डेल्टा एल L3 माइनस L2 और उसके नीचे वाला स्टेप। जब ये लिखा ना, मैंने आपको उस टाइम में बोला कि यहाँ बाय मिस्टेक मैंने L3 माइनस L2 लिखा है, लेकिन एक्चुअली में L2 माइनस L3 होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल करोगे तो आपको चेंज इन मोमेंटम मिलेगा ना। ओके सर। हाँ, इसको L2 माइनस L3 कर दो यहाँ पे, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। राइट ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी। इन हाइड्रोजन एटम, राइट ऑन, इन हाइड्रोजन एटम find the dependence of centripetal acceleration, find the dependence of centripetal acceleration and angular velocity, centripetal acceleration and angular velocity of revolving electron
of revolving electron on the quantum number n, on the quantum number n, on the quantum number n. स्टूडेंट मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं फिर से. इन हाइड्रोजन एटम फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ centripetal acceleration and quantum and angular velocity of revolving electron on the quantum number n. ठीक है, क्वेश्चन लिखा है सबने. थोड़ा मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ, क्या मीनिंग है इस चीज का. सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है ना. लुक यार, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा ना. तो ये देखो ऐसे घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. यूजुअली ये फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूमता है, इट इज रिवॉल्व्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट. लेकिन अगर आप इसको एक्साइट कर दोगे बाय गिविंग एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे ऑर्बिट में भी जा सकता है. इफ यू एक्साइट इट, तो ये दूसरे ऑर्बिट में भी जा सकता है. लेट्स से इमेजिन करो कि ये nth ऑर्बिट में है, इट इज एन nth ऑर्बिट. तो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, इट इज अ पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसके पास एक ओमेगा करके एक वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना. और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो बॉडी सर्कुलर मोशन करती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की भी नीड होती है. द इलेक्ट्रॉन आल्सो नीड सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. याद है फर्स्ट पोस्टुलेट. तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की भी नीड होगी. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी रहेगा. दिस पार्टिकल विल एक्सेलरेट. इट हैज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आल्सो, जिसको एक काम करता हूं मैं AC से डिनोट करता हूं. तो इसके पास ओमेगा भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी रहेगा. हमें ये फाइंड करना है कि एक्चुअली में क्या होगा कि अलग अलग ऑर्बिट्स में, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में होगा, तो ओमेगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चेंज होंगे. तो हमें आज ये फाइंड करना है कि ओमेगा और ये जो एक्सेलरेशन है वो n पे कैसे डिपेंड करते हैं. हाउ दे डिपेंड ऑन n. जैसे आपको मालूम है रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. ये रिलेशन है ना r और n के बीच में, है ना. वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये भी रिलेशन है. तो वैसे ही आज मुझे फाइंड करना है कि ओमेगा और n के बीच में क्या रिलेशन है, और एक्सेलरेशन और n के बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है. So we want to find dependence of omega and acceleration on the n. Question very clear? चलो start करते हैं. Let's start with the question. ठीक है. सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की गई है ना. ठीक है. हाँ, देखो बिफोर आई कम टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ पे देख लो ये रिलेशन याद है आपको. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेडियस विल बी इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके कुछ कांस्टेंट डालेंगे ना. कांस्टेंट सपोज K1 डाल देता हूँ. K1 एक्चुअली में जो कांस्टेंट होता है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है, याद करो. पर अभी उसकी नीड नहीं है उस वैल्यू की, खाली K1 लिख दिया. और ये भी एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. ये हमने कल वेलोसिटी की फॉर्मूला डिराइव किया ना, ये वाली, उसमें दिख रहा है वेलोसिटी is inversely proportional to n. ये देखो. So velocity inversely proportional to n है. So in the next step अगर आप ये proportionality remove करोगे, constant K2 लिख देते हैं. K2 एक्चुअली में constant क्या है याद है? एक्चुअली में ये constant है 2.2 into 10 power 6 जो कल बताया था. But as of now we can write K. तो ये हो गया. ठीक है.
अब एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, याद करो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो बॉडी सर्कुलर मोशन करती है इट हैज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद इटसेल्फ। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक फॉर्मूला होती है v²/r, याद है? हाँ, तो v की जगह क्या लिखेंगे? In place of v I will write k2/n, है ना? v की जगह k2/n लिखो, so it will be k2/n, देखो मैंने लिखा है the whole square। रेडियस की जगह पे क्या लिखोगे? k1 into n²। see this, so देखो अभी k2² और जो k1 है वो सब कांस्टेंट्स है ना, कांस्टेंट सब मिलके एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, उसमें कुछ नहीं होता है। तो k2 k1 को कंबाइन करके मैंने k3 लिख दिया। फोकस ऑन द क्वांटम नंबर, ये n है और ये n² है, ओवरऑल इट बिकम n³। तो एक्सेलरेशन देखो ऐसा आ रहा है, सम कांस्टेंट k3 डिवाइडेड बाय n³, दैट मींस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। सी, समझ में आया? वेरी क्लियर? ठीक है, सो देखो इस जिस मेथड से मैंने किया है प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको ये मालूम है, सर n raised to 4 है। n raised to 4 है। हाँ बाय मिस्टेक मैंने लिखा है भाई, n² है ना ये, हाँ n raised to 4 आएगा, सॉरी इट्स n raised to 4। चलो मतलब इसका मतलब आपका ध्यान है, ओके गुड। सबका तो नहीं होगा आई एम श्योर, 2-4 स्टूडेंट का तो है, चलो दैट्स गुड। ठीक है, n raised to 4 होना चाहिए, ठीक है? हाँ, ये n raised to 4 होना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने ये एक्सेलरेशन का किया है ना, ओमेगा का आप लोग खुद करोगे, खाली जैसे ये स्टार्टिंग फॉर्मूला है, ये ऐसी स्टार्टिंग फॉर्मूला में याद दिला देता हूँ। सर्कुलर मोशन में आपको एक फॉर्मूला मालूम है, सर्कुलर मोशन में v = ओमेगा into r, है ना? तो इस फॉर्मूला से क्या करो, इस फॉर्मूला से आप ओमेगा निकालो एंड देन find out that omega is proportional to what power of n, n के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो खुद करो, ये फॉर्मूला यूज करो एंड निकालो इसमें से ओमेगा। ओके, दैट आई एम लीविंग अप टू यू, यू ट्राई टू डू इट, करो जल्दी। Try to do it. अमन या ओमैन पता नहीं क्या है, अमन ही होगा शायद। अमन बोल रहा है k/n³ है। Is it so? Yeah, it should be inversely proportional to n³। Ashlesha Gavade also got good. Ashlesha. Yes, RN Pardesi also got the answer. k/n³। Akanksha, Joy, Ujjwal Singh. ठीक, करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट है। तन्मय मोरे, प्रियंका चकोर, ठीक है, गुड, कीप इट अप। सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, इट्स ओके। नाउ लिसन, सो एवरीबॉडी गॉट दैट ओमेगा इज सम कांस्टेंट k डिवाइडेड बाय n³, ये मिला आपको? इसका मतलब है ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, राइट? चलो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम तो फिनिश हो गया यहाँ पे, द प्रॉब्लम ओवर। लेकिन मैं आपको चलो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज दिखा देता हूँ, वन मोर एक्स्ट्रा थिंग आई विल शो यू हियर। सी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है?
सर्कुलर मोशन में एक बात बताओ, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन ये जो ओमेगा है, आपने ये ओमेगा निकाला ना, ओमेगा को 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा को मैंने 2 पाई बाय टी लिख दिया, k अपॉन n क्यूब, है ना। सो 2 पाई और k तो कांस्टेंट है एक्चुअली, 2 पाई एंड k आर कांस्टेंट। क्या मैं बोल सकता हूँ जो t है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब? देखो 2 पाई और k तो कांस्टेंट है ना, 2 पाई भी कांस्टेंट ही आता है, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब आएगा ना। तो उसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, t इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू n क्यूब। कांस्टेंट को सिंपली k लिख दिया मैंने, ये देखो ये रिलेशन आया, राइट। अच्छा, आपके पास ऑलरेडी एक रिलेशन है, दैट रेडियस का एक रिलेशन है, रेडियस इज सम कांस्टेंट k1 इनटू n स्क्वायर। ये रिलेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना, रेडियस इज प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। यहां पर मैंने लिखा भी था ये वाला। सो ये रिलेशन है। अब एक काम करो, सुनो ध्यान से, यहां पर n क्यूब है और यहां पर n स्क्वायर है, तो पावर मैच नहीं हो रहा है, पावर मैच नहीं हो रहा है ना। सो काम करते हैं, मुझे ये n को सेम लेना है दोनों में। मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है ना मैंने, इसका सपोज मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ, क्यूब रूट। सो आपको आएगा t⁻⁴ इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू n, क्यूब रूट लेने पे होगा ये। और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें देखो n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लिया, तो r⁻⁴ सम कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट रहेगा, टू n। स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट विल आल्सो बी द न्यू कांस्टेंट है, उसको k लिखना है। अब देखो यहां से n और यहां से n सेम है ना, ये दोनों n को मैं इक्वेट कर सकता हूं। दिस n is given by t⁻⁴ by k, and this n is given by r⁻⁴ divided by k। ये दोनों इक्वल होंगे, देखो n को इक्वेट करो, ये आ गया, है ना। अब एक काम करो, ये जो पावर है ना 1/3, अगर 1/3 पावर को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं, 1/3 goes on that side, it become 3, and 1/2 पावर देखो 1/2 goes on that side, it become power 2। थोड़ा सॉल्व करो, आपको आएगा t² proportional to r³ हो जाएगा यहां से। If you are good at mathematics, you will understand this। पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, 1/2 पावर वो साइड जाके 2 हो जाएगा ना, t², 1/3 उस तरफ जाके 3 हो जाएगा, that is q। ये कुछ पता है क्या है ये? Yes, sir. थर्ड लॉ। क्या ये? Third law. Third law. k प्लस लॉ है ना, k प्लस थर्ड लॉ। तो यहाँ पे देखो k प्लस लॉ तो ग्रेविटेशन में आता है, राइट। यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशन की कोई भी पॉइंट नहीं ली है, आई एम नॉट टेकिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशन तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वी आर डिस्कसिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। उसमें भी देखो t² प्रोपोर्शनल टू r³ आ रहा है। तो जैसे प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। दोनों के लिए सेम रूल है, दोनों के लिए केपलर लॉ है। केपलर लॉ इज आल्सो एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन, केपलर लॉ आल्सो एग्जिस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन। तो इसमें देखो आपको फिजिक्स की ब्यूटी दिखेगी कभी कभी। जैसे प्लैनेट जो रूल्स को ओबे करते हैं, प्लैनेट्स के लिए जो रूल है वही रूल्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी है। प्लैनेट्स इतने बड़े हैं, दे आर मैसिव, प्लैनेट्स आर वेरी बिग थिंग्स। वो जिस रूल पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटी चीज होती है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग, तो वो स्मॉल चीज भी उसी रूल को फॉलो करती है। सी द ब्यूटी। तो नेचर ने सबके लिए एक ही रूल्स बनाए हैं, जो रूल इलेक्ट्रॉन के लिए लग रहा है वही रूल प्लैनेट्स के लिए भी लग रहा है, दैट इज केपलर लॉ। इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर आप एक बार फिजिक्स की कुछ कॉन्सेप्ट समझ गए ना, वही सेम चीजें बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये देखो दिख रहा है
केपलर लॉ यूनिवर्सल लॉ है, इसके लिए भी लग रहा है और प्लैनेट्स के लिए भी लग जाता है, ठीक है। तो याद रखो जो भी आपने प्लैनेट्स के केस में फॉर्मूलास बनाई है वैसी सिमिलर फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए भी लगती है, ओके। सो दिस कंप्लीट, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया केपलर लॉ, आप सिर्फ ओमेगा और ए तक कर दो तो भी ठीक है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, क्लियर। चलो एक और न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट आज, राइट ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड लिखो। हाँ ये स्पेक्ट्रम के ऊपर करेंगे, राइट ऑन। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, in hydrogen spectrum, find the shortest wavelength of Lyman series, find the shortest wavelength of Lyman series and longest wavelength of Paschen series, and longest wavelength of Paschen series. Paschen की स्पेलिंग मैंने बताया था, PASCHEN, Paschen series। स्पेक्ट्रम चेक करो, उसमें जो तीसरा सीरीज था वो Paschen था। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ Lyman series and the longest wavelength of Paschen series। लिखा? ठीक। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये समझना होगा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे फाइंड करनी है और लॉन्गेस्ट कब होगा। तो सबसे पहले वी वांट टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट। किसका? Lyman सीरीज का। तो चलो इस पे फोकस करते हैं। Lyman सीरीज कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करता है। Whenever electron jumps from higher orbit to the first, तब Lyman सीरीज बनता है ना। तो Lyman सीरीज के लिए N1, that means lower orbit, lower orbit तो 1 ही रहेगा ना, lower orbit will be 1। अब मुझे हायर ऑर्बिट को सर्च करना, आई वांट टू सर्च द हायर ऑर्बिट। ध्यान से देखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है, ठीक है। अब सी क्या करना है, ध्यान से देखो। सपोज ये n = 2 है और ये n = 1 है, और ये आपको याद होगा n = 2 के बाद n = 3 आता है, फिर n = 4 आता है, और सबसे ऊपर आता है n = infinity। n = infinity मतलब एटम के बाहर, outside the atom we call it as n = infinity, क्वांटम नंबर infinity। तो एक बात और, n = 2 से ये 1 जंप किया, ये जंप, ये भी Lyman सीरीज में ही आता है, और n = से 1 ये भी Lyman सीरीज में आता है। ये डायग्राम देखो, these are the two extreme cases, extreme है ये, 2 to 1 and infinity to 1, ये दोनों Lyman सीरीज में आते हैं। आप में से कोई थोड़ा गेस करके बताओ कि ये दोनों में से कौन से जंप में, कौन सी ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ज्यादा कब रिलीज होगा, infinity to 1 में कि 2 to 1 में? Infinity. Yes, क्योंकि infinity और 1 में ज्यादा डिफरेंस है, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है। इट इज थर्ड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, जितना दो लेवल्स में ज्यादा डिफरेंस होगा एनर्जीज में, ज्यादा होगा, ठीक है। सो सबसे ज्यादा एनर्जी आप लोग बता रहे हो कि इसमें रिलीज होगा, infinity to 1 सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। मतलब मैं लिख देता हूँ, एनर्जी जो रिलीज होगा ना, इट विल बी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन ये जो एनर्जी रिलीज होता है, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ना। भले मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो या भले मिनिमम एनर्जी रिलीज हो, रिलीज होता किस फॉर्म में है? फोटोन के फॉर्म में। तो इस एनर्जी को मैं hc/λ लिख सकता हूँ। दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज hc/λ। अब इसमें याद रखो hc कांस्टेंट होता है, h and c are constant, this e and lambda are inverse proportion। मतलब अगर ये e कम होता जाएगा
तो फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा होती जाएगी, फोटोन ऑफ मोर वेवलेंथ विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने बताया कि जब इंफिनिटी से 1 में जंप होगा तब मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी, मतलब दिस ई विल बी हाईएस्ट। जब ई सबसे ज्यादा होगा ना तो लैम्बडा उस टाइम पे सबसे कम होगा, तो मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रिलीज होगी। तो यार रखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब रिलीज होगी, मतलब फोटोन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल बी रिलीज्ड जब एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो एनर्जी और लैम्बडा में इनवर्स प्रोपोर्शन है, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो ई और लैम्बडा में इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो मैक्सिमम एनर्जी के लिए वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो अब आपका ये लॉजिक करेक्ट है, इन्फिनिटी टू 1 ही होना चाहिए ये। तो वंस यू अंडरस्टूड दैट इट शुड बी इन्फिनिटी टू 1, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, याद है? इसमें डोंट फॉरगेट पहले n1 आता है और बाद में n2 आता है। कुछ स्टूडेंट को ये दिमाग चलता नहीं है, वो पहले n2 लिख देते हैं बाद में n1 लिख देते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो फॉर्मूलाज याद रहेंगी, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखो, ऐसे लाइटली नहीं लेने का। ठीक है, तो इसमें देखो 1/λ मुझे शॉर्टेस्ट निकालनी है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम वेवलेंथ, लैम्बडा मिनिमम r। n1 जैसे मैंने समझा है, n1 तो 1 डालेंगे तो इट इज 1/1 हो जाएगा। या एनीबॉडी n2 कितना बोला आपने? इन्फिनिटी ना, तो फिर 1/∞ स्क्वायर हो जाएगा ना। ये क्या होता है उसकी वैल्यू? 0 0। 0 1/∞ की वैल्यू 0 होती है आई थिंक, राइट? सो इट विल बी 0। मैंने डायरेक्ट कर दिया, 1 - 0 तो 1 हो गया, ये जस्ट r आएगा। इसका इन्वर्टेंडो करो तो लैम्बडा मिनिमम आएगा 1/r, है ना? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 1/r? याद है? 912 एंगस्ट्रॉम। 912 एंगस्ट्रॉम। यस, 912 912 एंगस्ट्रॉम, ये है लैम्बडा मिनिमम। ठीक है, तो देखो मेरा काम है सिखाना, फिर आपको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं अगला पार्ट मैं नहीं करूंगा, खाली समझा देता हूँ, थोड़ा मोटिवेशन दे देता हूँ नेक्स्ट पार्ट के लिए। अभी आप खुद करो। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा देखो, नेक्स्ट पार्ट में आप ये लिखोगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज, है ना? पास्चन सीरीज के लिए जो n1 है वो 3 आएगा, 3। लाइमन सीरीज के लिए 1 होगा, यहाँ पे 1 आता है। बामर के लिए यहाँ पर 2 आता है। पास्चन के लिए यहाँ पर 3 आता है। तो पास्चन के लिए ये 3 होगा। n2 आप खुद सोचोगे, वो आपके ऊपर है, यू हैव टू थिंक। चाहे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो, n2 खुद डिसाइड करो। वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए। ओके, सेकंड पार्ट आप खुद करो पास्चन सीरीज वाला, एंड अगेन यू अप्लाई द सेम लॉजिक एंड यू गेट इट। तो जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकाला 912, सेकंड पार्ट आप करोगे। डू इट। इफ एनीबॉडी गेट्स द आंसर यू टेल मी। सर 12/r आ रहा है। वापस बोलो। 12/r। अपॉन r तो मुझे सुनाई दिया, उसके ऊपर क्या बोल रहे हो? r के ऊपर क्या बोला? 12 सर, 12। 12/r। हाँ वही आया। अच्छा, n1 और n2 कितना डाला वो बताओ पहले। सर n1 3 और n2 4। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 और 16 तो आया ही नहीं, खाली 12 आया तुम्हारा। 7 सर एक मिनट चेक करता हूँ सर वापिस से। कैलकुलेशन मिस्टेक करता है, शर्म नहीं आता है? अच्छे से कर। हाँ सर। या एनीबॉडी फ्रैक्शन में बताओ चलेगा? पहले फ्रैक्शन में बताओ। ओके, अभिषेक मिश्रा ने बोला 70, सॉरी आकांक्षा जॉय, एक मिनट, आकांक्षा जॉय, इट शुड बी इन्वर्ट
इन्वर्ट करो इसको, रिवर्स करो, इट शुड बी 144/7 I think. हाँ, yes, sir. Not 1/λ. You have to find lambda. Yes, sir. Should be 144/7 है ना? अभिषेक मिश्रा ने करेक्ट आंसर दिया. 144/7 को आगे सॉल्व करना पड़ेगा. सी हियर, यहां तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपको खुद ही करना है. लैम्बडा जो लॉन्गेस्ट आएगा, लॉन्गेस्ट लैम्बडा के लिए एनर्जी सबसे कम रिलीज होना चाहिए. इट विल बी 144/7 सो 144/7. और यहाँ पे देखो 1/r है, 1/r की वैल्यू 912 रहती है ना. अब 7 की टेबल आप 144 पे लगा दो भले, और फिर 912 से मल्टीप्लाई करो, कुछ 18,000 में आएगा आंसर, राइट? 18,761 अखिल नायर ने बताया, अमर, उज्जवल सिंह, चलो सबका आंसर करेक्ट है. ठीक है, तन्मय मोरे आपने 1800 लिखा है, 1800 नहीं 18,000 आएगा. चेतन इलक भी आज पढ़ाई कर रहा है, he's got 18,000 गुड. हाँ, सुमित विश्वकर्मा करेक्ट है. तो अप्रोक्सीमेट आंसर है 18,760. 18,760. अस्लेहा गावड़े, yes you got the right answer. Good, keep it up. ए बस है, अभी मैसेज बंद करो, अभी पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है. स्टॉप मैसेजिंग. हाँ स्टॉप. श्रीकांत जिंदे स्टॉप बोला, बाद में सेंड कर रहे हैं. हाँ, यू आर वेरी डिसोबीडिएंट स्टूडेंट. बोला स्टॉप करो, फिर भेज रहा है. जब तक बोला था भेजो तब तक नहीं भेज रहा था. ठीक है, अब स्टॉप करो. ओके, सो 18,760 आ रहा है. चलो आंसर तो आ गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया. मीनिंग थोड़ा समझोगे ना. तो आपने अभी पास्टन सीरीज की बात की है ना, ये हमने लास्ट जो पार्ट किया वो पास्टन सीरीज का है. पास्टन सीरीज में आपको वेवलेंथ आ रही है 18,000 समथिंग. देखो 4,000 एंगस्ट्रॉम से 8,000 एंगस्ट्रॉम तक जो होता है ना, वो विजिबल लाइट होती है. 4,000 से 8,000 एंगस्ट्रॉम. आपका आंसर आ रहा है 18,000. 18,000 इज मच मच अहेड ऑफ 8,000 ना. 8,000 से काफी आगे है. तो 8,000 से आगे होता है इंफ्रारेड लाइट, और 4,000 से पहले होती है अल्ट्रावायलेट लाइट. तो आपका आंसर 8,000 के आगे है. दैट मींस इट इज इंफ्रारेड लाइट. तो पास्टन सीरीज आपने प्रूफ कर दिया कि जो पास्टन सीरीज है वो इंफ्रारेड लाइट एमिट करती है. इन द पास्टन सीरीज इट इज इंफ्रारेड लाइट. फर्स्ट पार्ट में जो लाइमन सीरीज मैंने किया, फर्स्ट पार्ट में लाइमन किया, फर्स्ट पार्ट में आंसर आया 912 एंगस्ट्रॉम, ये वाला. तो ये जो वैल्यू है ये तो 4,000 एंगस्ट्रॉम से भी कम है ना. दिस इज लेस देन 4,000 एंगस्ट्रॉम. लेस देन 4,000 मतलब यूवी सीरीज. 4,000 से नीचे यूवी होता है, 4,000 से 8,000 तक विजिबल होता है, 8,000 के आगे इंफ्रारेड होता है. तो लाइमन सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, पास्टन सीरीज इज इन इंफ्रारेड रीजन. या एनीबॉडी, विजिबल रीजन में कौन सा सीरीज होता है विजिबल में? Balmer series. ठीक है, चलो आई थिंक ये न्यूमेरिकल भी क्लियर है अभी. तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने कराए. ठीक है, एक लास्ट न्यूमेरिकल करा देता हूँ विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लिखो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल. राइट ऑन. explain the existence of Bohr's second postulate. Explain the existence of Bohr's second postulate on the basis of de Broglie hypothesis. de Broglie hypothesis. अगर किसी को डी ब्रॉगली की स्पेलिंग भी भूल गई है, याद तो होना चाहिए, बट अगर भूल गया है तो मैं लिख देता हूँ. डी ब्रॉगली
डी ब्रॉगली। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज चलो और बता देता हूँ। सब स्टूडेंट जो भी मतलब ऑल ओवर इंडिया जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ये लेक्चर्स वगैरह, वो सब डी ब्रॉगली ही बोलते हैं इसको, डी ब्रॉगली। मैं भी कब से डी ब्रॉगली बोल रहा हूँ। आप कोई और टीचर फिजिक्स का पकड़ लो, वो भी डी ब्रॉगली बोलेगा, ज्यादातर डी ब्रॉगली ही बोला जाता है। बट आपकी जस्ट नॉलेज के लिए बता देता हूँ, एक्चुअली में डी ब्रॉगली नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। इसका प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉय, डी ब्रॉय, डी ब्रॉय, ऐसा प्रोनाउंसिएशन करना है। ये स्पेलिंग नहीं है बट प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, डी ब्रॉय। अगर कोई स्टूडेंट है जो बोलता है सर मुझे परफेक्ट सब कुछ होना चाहिए, परफेक्टली पता होना चाहिए, उनके लिए बता देता हूँ। अब इसका परफेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसा है, डी ब्रॉय। वो ब्रॉगली ब्रॉगली नहीं बोलते हो सब, डी ब्रॉय है। ठीक है हाँ, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। लिखा है यू हैव टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड पोस्टुलेट, बोर सेकंड पोस्टुलेट यूजिंग डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। क्या मतलब है इसका? एक्चुअली में ये न्यूमेरिकल नहीं है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ थियरी क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखवा दिया है आपको। ठीक है मतलब क्या पता है? इसका मतलब है आपको जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट है ना, सेकंड पोस्टुलेट ये है स्टूडेंट, MVR इक्वल NH/2 पाई। दिस पोस्टुलेट यू हैव टू प्रूव इट, इसका प्रूफ करना है यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली को यूज करके ये जो थियरम है, जो ये सेकंड पोस्टुलेट है, वो प्रूफ करना है। क्लियर? चलो मैं समझाता हूँ कैसे करना है। सी इमेजिन ये एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में भी हो सकता है, सेकंड में भी, nth ऑर्बिट में भी हो सकता है। सपोज इट इज इन nth ऑर्बिट, ऐसे घूम रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इज यूजुअली अ पार्टिकल, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या मैं इलेक्ट्रॉन को वेव मान सकता हूँ क्या? Yes. जब मैं इलेक्ट्रॉन को वेव मान रहा हूँ, मतलब आई एम यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ना। डी ब्रॉगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन भी वेव हो सकता है, इट्स अ ड्यूअल नेचर। तो लेट्स अज्यूम दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो वेव है। ठीक है, डी ब्रॉय ने अज्यूम किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इज अ वेव। मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो, कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। अब एक बात है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, इट इज सपोज इट इज नॉट जंपिंग टू अदर ऑर्बिट, ये एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, तब वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट। जब वो एक ऑर्बिट में होता है तो वो रिलीज नहीं करता है, व्हेन इट जंप्स डाउन तब वो रिलीज करता है, राइट? तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है तब वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, है ना? तब मैं लिख रहा हूँ सिंस इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है, मतलब एक स्टेबल ऑर्बिट में है, हेंस मतलब वो जंप नहीं कर रहा है अभी, इलेक्ट्रॉन सपोज जंप नहीं कर रहा है, वो अपने स्टेबल ऑर्बिट में है, हेंस इट डज नॉट रिलीज एनी एनर्जी, वो अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव मान रहे हैं ना, सपोज वी आर कंसीडरिंग इट एज अ वेव। अज्यूम करो कि ये जो ऑर्बिट है ना, इसमें वेव प्रोपोगेट कर रही है, ऐसे देखो। मैंने डायग्राम अब फिलहाल मत बनाओ, ये वेव मत बनाओ, मैं बताता हूँ। ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, राइट? ऐसे, ठीक, ऐसे वेव प्रोपोगेट कर रही है। लेकिन ये जो वेव है ना, ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, या इसको वेव मान लो, इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। जो जितना एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास उतना कांस्टेंट है। दिस वेव इज ट्रेवलिंग बट एनर्जी इज नॉट गेटिंग लॉस्ट। इस पे डी ब्रॉय ने क्या किया, उसने बोला कि यहाँ पर सपोज स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्मिंग। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे गया ना यहाँ से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्टेशनरी वेव फॉर्म कर रहा है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, कंफ्यूजन ही होगा, थोड़ा ऐसे याद रखना होगा। द इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, दैट मींस इट मस्ट बी हैविंग अ स्टेशनरी वेव्स। स्टूडेंट, आपने स्टेशनरी वेव्स पढ़ा है क्या? Yes, sir. Yes. वो हार्मोनिक्स, ओवरटोन्स। Hmm. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ना, इट फॉर्म्स स्टेशनरी वेव्स।
ये न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसा मत सुना न्यूमेरिकल, ये थियरी है ऑलमोस्ट। थियरी में ये सब बोला था डी ब्रॉय ने। डी ब्रॉय ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है, बट यहाँ पर वो स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगा, क्योंकि ये क्लोज, ये जो ऑर्बिट है ना, इट इज लाइक अ क्लोज स्ट्रिंग, एक क्लोज स्ट्रिंग की तरह है। देखो सपोज आप एक स्ट्रिंग लोगे जिसकी दोनों एंड पॉइंट्स क्लोज है, मतलब फिक्स है, उसके बाद आपने देखा होगा ऐसे स्टेशनरी वेव्स बनती है, ऐसे कुछ। तो ये आपने देखा है। अब सोचो ये जो दोनों एंड पॉइंट्स है ना, सपोज ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, इनको मैंने बेंड करके ऐसा बना दिया एंड पॉइंट्स को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेशनरी वेव ऐसे बन सकती है। तो एंड पॉइंट्स को ऐसे, एंड पॉइंट्स को मिला के ऐसे राउंड बना दिया, ऐसा उसका थॉट था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्टेशनरी वेव बनाता है, लाइक दिस। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो सीधे, अभी देखो समझ में आ रहा है, इट्स अ स्टेशनरी वेव। अच्छा अभी आपको स्टेशनरी वेव का नॉलेज है कि नहीं? आई थिंक है आपके पास नॉलेज। उसमें एनीबॉडी नोज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स? दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है स्टेशनरी वेव में? lambda by 2. Lambda by 2. 2 है ना। फिर और एक ले लूं तो और एक लैम्बडा बाय 2 होगा, ठीक है। सो ये जो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ आएगी, ठीक है, सब एक और ले लेता हूँ लैम्बडा बाय 2। 3 लूप्स हैं, सब यहाँ पे 3 लूप्स हैं, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, टोटल 3 लैम्बडा बाय 2 आएगा। दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो लैम्बडा के टर्म्स में आएगा ना। L can be this way, you can bring the length of this whole string in terms of lambda, है ना। सो अभी देखो, हाँ अब बोर ने क्या बताया, ध्यान से सुनो, मतलब सॉरी डी ब्रॉय ने क्या बताया, इसने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है ना, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ये जो एक ऐसे वेव्स बनेंगी, ठीक है, वो कम नंबर ऑफ वेव्स होंगी, मतलब कम नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे। सेकेंड ऑर्बिट में जाओगे तो सेकेंड ऑर्बिट बड़ा होता है, सेकेंड ऑर्बिट में ज्यादा लूप्स बनेंगे, लॉजिकल है, करेक्ट है। थर्ड ऑर्बिट में जाओगे तो थर्ड ऑर्बिट और बड़ा होता है, थर्ड ऑर्बिट में और ज्यादा लूप्स बनेंगे, सिंपल है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसने अज्यूम किया कि ऐसा वेव बनता है, ऐसा, दिस विल बी इक्वल टू 1 लैम्बडा। सेकेंड ऑर्बिट में ऐसा वेव बनेगा इक्वल टू 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा की जितना लेंथ होगा टोटल, मतलब ठीक है सिंपल। जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट n इक्वल्स टू 1, मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट ना। फर्स्ट ऑर्बिट में ऐसे अज्यूम करो कि ऐसा वेव बनेगा कि जो इस वेव की जो टोटल लंबाई होगी ना ऐसा, वो लैम्बडा होगी। अब आप बोलोगे सर इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ नहीं था, बट इस बेसिस से वो कुछ सेकंड पोस्टुलेट में हम लोग पहुंच सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट है ना, सेकंड ऑर्बिट में थोड़े से ज्यादा लूप्स बनेंगे ना ऐसे, तो एक ये लेंथ होगी लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2 ऐसे, टोटल इसमें लेंथ आएगी, टोटल लेंथ आएगी 2 लैम्बडा। थर्ड ऑर्बिट में टोटल लेंथ बनेगी 3 लैम्बडा। तो nth ऑर्बिट में इन जनरल ये सारी लेंथ होगी n लैम्बडा। सो इन nth ऑर्बिट में टोटल जो लेंथ होगी ना, total length that wave is occupying, total length will be n lambda. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 लैम्बडा, टू सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 लैम्बडा, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 लैम्बडा, लाइक दैट। तो इन जनरल ये जो nth ऑर्बिट है उसमें वेवलेंथ होगी n लैम्बडा, ठीक है ठीक है, n लैम्बडा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो टोटल लेंथ है, ये देखो ऐसा टोटल लेंथ, वो टोटल लेंथ आपने बोला है n लैम्बडा है सपोज, बट ये जो टोटल लेंथ है वो सरकमफेरेंस भी तो बोल सकता हूं मैं इस लेंथ को। Is it this total length will be circumference? So n lambda will be equal to 2 pi r also. Total length जो है that is n lambda, second orbit के लिए 2 lambda होगी, first orbit के लिए 1 lambda। तो total length जो है उसको circumference भी तो लिख सकता हूँ ना, that is 2 pi r, है ना। ठीक, अब इसमें ये, हाँ चलो अभी नेक्स्ट स्टेप, ये जो लैम्बडा है ये क्या है पता है? दिस लैम्बडा इज अ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स अ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को वेव मान रहे हो तो उस वेव की वेवलेंथ है ये।
तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है लैम्बडा, इसको h/p भी तो लिख सकते हैं ना, बाय डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। लैम्बडा को h/p लिख सकते हैं, याद है? लैम्बडा को आप लिखो h/p। अब p और 2 पाई को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज द 2 and pi, मतलब p और 2 पाई को शिफ्ट करो, इट विल बिकम nh/2 पाई इक्वल टू r into p। p क्या होता है? p इज अ लीनियर मोमेंटम। p को हम लोग m into v लिख सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला आ रही है mvr इक्वल टू nh/2 पाई। यही है ना सेकेंड पोस्टुलेट? तो देखो प्रूफ हो रहा है। Yes, sir. ये एक मेथड है जिससे हम लोग सेकेंड पोस्टुलेट पे पहुंच सकते हैं यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। थोड़ा समझो, ये जो लैम्बडा आपने बोला ना, इट्स अ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लैम्बडा को डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बोलते हैं, इट्स आल्सो नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बताया था। सो याद रखो कि फर्स्ट ऑर्बिट में the total length of all these waves will be 1 lambda, 1 time de Broglie. Second orbit में 2 lambda will be the total length of the orbit. Third orbit में 3 lambda. Simple है। ठीक है, तो मतलब और क्लियर करना है तो ऐसे रखो, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में उसने अज्यूम किया कि 2 लूप्स बनेंगे, 2 लूप्स विल बी फॉर्म्ड। एक लूप जो है ना, एक लूप स्टेशनरी वेव का जो लूप होता है, एक लूप की लेंथ होती है λ/2, 2 लूप्स की लेंथ मिला के लैम्बडा हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में 4 लूप्स बनेंगे, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 2 लैम्बडा। ओके, राइटिंग हो गया, लिखा पूरा? ऊपर वाला दिखाओ ना। फर्स्ट ऑर्बिट में ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, सेकंड ऑर्बिट में ठीक है, हम लोग 4 लूप्स बना सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ 2 लूप्स। तो ये बनाओ, चलेगा, सीधा 2 लैम्बडा वाला बनाओ। मेरी एक सजेशन रहेगी कि आज के आज या भले मैक्सिमम 1-2 दिन के अंदर ये टॉपिक जो है ना, ये जो लास्ट प्रूफ किया मैंने, इंपॉर्टेंट है काफी है, इसको आप एक बार टेक्स्ट बुक से भी रीड कर लेना। एटलीस्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा कि क्या है। पता है सब तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग तो टेक्स्ट बुक देखते तक नहीं होंगे, नहीं कौन देखेगा, हमें तो। हाँ सर, लास्ट प्रीवियस पेज दिखा सकते हो क्या एक बार? हाँ, हाँ, तो मेरी सजेशन वही रहेगी कि एक बार टेक्स्ट बुक से थोड़ा देख लेना इस टॉपिक को फिर से। इंपॉर्टेंट है ये लास्ट जो प्रूफ कराया। टेक्स्ट बुक में आपको कुछ लग रहा है कि और अच्छे से लिखा है तो भले आप टेक्स्ट बुक वाला फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं वही बोल रहा था, कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं देखेंगे टेक्स्ट बुक वगैरह, वो तो बोलेंगे सर हमें गेम खेलना है मोबाइल में, टाइम ही नहीं है टेक्स्ट बुक देखने का। लेकिन जिनको टाइम है वो देख सकते हैं इसको। डन सर। फिनिश्ड? यस सर। ओके, सो क्लियर विद एवरीथिंग? चलो एक काम करते हैं स्टूडेंट, अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करने का तो टाइम नहीं है, एक छोटा सा एमसीक्यू करा देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, सीडी में आ चुका है 2 साल पहले। इट्स अ स्मॉल एमसीक्यू। ठीक है, हाँ, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आप लोग ट्राई करेंगे, मैं सिर्फ थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये देखो एक एमसीक्यू कर लेते हैं। सपोज ये है n = 1 ऑर्बिट, ये है n = 2 और ये है n = 3, 3 ऑर्बिट्स है। ये जो जंप है ना, ध्यान से देखो, इस जंप में जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करेगा, सो द फोटोन दैट विल बी रिलीज्ड, ऐसे जंप करने पे एक फोटोन रिलीज होगा। फोटोन का वेवलेंथ है λ1। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप कर रहा है, ऐसे सीधा नीचे, मतलब थर्ड से फर्स्ट में सीधा, तब जो वेवलेंथ निकल रही है, जो निकल रही है वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ है λ2। और जब ये जंप है, तब जो फोटोन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ है λ3, है ना? सो अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन λ1, λ2 एंड λ3। इनमें रिलेशन निकालना है। 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है कि λ2 = λ1 + λ3।
दूसरा ऑप्शन है लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 इनटू लैम्बडा 3। तीसरा ऑप्शन है 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्बडा 3। चौथा ऑप्शन है लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 3 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज। ये 4 ऑप्शंस है। दिस इज अ क्वेश्चन, नोट डाउन दिस। हो गया? थोड़ा सोचोगे इसके ऊपर कि सीधा मैं ही कराऊं? नहीं सर, सोचते हैं। हाँ अच्छा, में आपको सोचना चाहिए तो थोड़ा आपका दिमाग चलेगा, नहीं तो जंग पकड़ लेगा वो। सब लोग थोड़ा अपने हिसाब से सोचो। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एग्जैक्ट 120 सेकेंड्स आई एम गिविंग। ट्राई करो 2 मिनट के अंदर इसको। जो भी आंसर दे रहे हो उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा आपको। यू हैव टू एक्सप्लेन विथ अ प्रूफ। कुछ हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हो, किसी को चाहिए फॉर्मूला वगैरह। स्मॉल हेल्प आई कैन डू। मिल गया सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर अमन कुमार। अमन कुमार। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है ABCD में से? सर सी। सी है। हाँ प्रूफ सर। है? हाँ सर, प्रूफ भी है। ठीक है, जल्दी बताओ। प्रूफ मतलब थोड़ा शॉर्ट में बोलो ना, इन शॉर्ट क्या किया आपने? सर मैंने ये सबका ये डाल दिया। N1 जो फॉर्मूला था ना, उसमें सबके n का वैल्यू डाला और डिनोमिनेटर सेम किया और फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया। अच्छा, मतलब वो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू रिडबर्ग फॉर्मूला से किया आपने वो? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, मतलब आपका थोड़ा लेंथी हुआ होगा ना, कैलकुलेशंस हुई होंगी थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत तो मतलब मैथमेटिकल स्टेप्स है। एक शॉर्टकट मेथड भी है, ठीक है स्टूडेंट? एक बार देख लो यहाँ पे, एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ मैं इसका। ये मैं आज कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंट दे देता हूँ, आप फिनिश करो। सी दिस एनर्जी रिलीज, ये सपोज ये देखो, ये है एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3 to 2। ये है एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 2 to 1। अगर इनको ऐड कर दूं, स्टूडेंट मैं आज एक हिंट दे देता हूं, आप लोग बाद में खुद करो। एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3 to 2 एंड दिस इज एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 2 to 1 इज इक्वल टू, एनीबॉडी आप बताओ क्या होगा ये इक्वल टू? इट इक्वल टू व्हिच एनर्जी? थोड़ा सोचो। 3 से 2 जंप किया, जो एनर्जी रिलीज हुआ 3 to 1. 3 to 1. फिर 2 to 1 जंप किया, दोनों ऐड किया, तो इट विल बी एनर्जी रिलीज फ्रॉम 3 to 1। बराबर? अब ये है एनर्जी रिलीज व्हेन इट जंप फ्रॉम 3 to 1। इस एनर्जी को मैं लिख सकता हूं hc बाय, जो एनर्जी है इसको मैं लिख सकता हूं hc बाय लैम्बडा 2। वो खुद चेक करो आप डायग्राम से। ये है एनर्जी रिलीज व्हेन इट जंप फ्रॉम 3 to 2। इसको क्या लिख सकता हूं बोलो? 3 to 2 जंप। सर लैम्बडा 3। Lambda 3. एंड दिस इज द एनर्जी रिलीज व्हेन इट जंप फ्रॉम 2 to 1। जब 2 to 1 रिलीज हो रहा है, लैम्बडा जो 1। रिलीज होगा वो है hc बाय लैम्बडा 1, है ना? hc got cancelled from all terms, so we got the result 1 upon lambda 2 equals to 1 upon lambda 3 plus lambda 1।
अमन कुमार, आई थिंक ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है ज्यादा. Yes, sir. गो विद दिस मेथड. सी ऑप्शन है स्टूडेंट. तो मैंने आइडिया दे दिया ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं. These are the simplest and shortest way to do this. थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा कैसे हुआ. ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से किया है. ठीक है, चलो ठीक है. आज खाली न्यूमेरिकल्स ही किए मोस्टली. कल हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे. विल गो विद अ न्यूक्लियस. कल एटम के न्यूक्लियस के अंदर घुसेंगे. ओके, विल गो विद अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. चलो, विल मीट नेक्स्ट टाइम. अब जिन के सेकंड लेक्चर है क्या कि कॉलेज है अभी? डू यू हैव सेकंड लेक्चर और कॉलेज? सेकंड लेक्चर है सर. ठीक है, तो टाइम अभी कम ही रहेगा. कुछ डाउट्स है तो भले आप कल पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं. टेक अ ब्रेक एंड प्रिपेयर फॉर सेकंड लेक्चर. ओके. Hello.